नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम आपको पिछले एक दशक के सबसे निर्णायक व्यक्ति 2010 के सीएम और 2020 के देश के पीएम की नज़र से 10 सालों का सफर कराते हैं। 10 साल संघर्ष, 10 साल में क्या उथल पुथल हुई, 10 साल बदलते चुनावी गणित को, 10 साल में किस्मत की अदला बदली हो गई, तख्त बदल गया, ताज बदल गया। 10 साल के दायरे में बहुत कुछ बदल गया। नरेंद्र मोदी एक राज्य के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री बन गए। इन सबके बीच बीते 10 सालों में देश की रक्षा नीति में मुंहतोड़ जवाब एक जुमला नहीं रहा। देश की राजनीति की गर्माहट ने विदेश नीति के प्रोटोकॉल तोड़ दिए। देश की राजनीति ने वोट बैंक की परंपराएं लांघ दी। लेकिन देश की शुरुआत देश से नहीं, प्रदेश से जुड़ती है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में थे। जब वह 2002 में पहली बार सीएम बने थे, तब तक उन्होंने एक भी चुनाव नहीं लड़ा था और न ही उसके पास कोई प्रशासनिक अनुभव था। 2010 आते आते बहुत परिवर्तन आ चुका था। एक तरफ 2002 के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर तीखे आरोप, दूसरी तरफ राज्य के तौर पर गुजरात का ऊपर जाता ग्राफ, जिसमें विकास के गुजरात मॉडल की चर्चा जोरों पर थी। गुजरात राज्य के गठन का 50वां साल था और मोदी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कहना गलत नहीं होगा कि शायद मोदी में भविष्य का चैलेंजर देखा जा रहा था। इसलिए केंद्र की राजनीति से दूर रहने के बावजूद वह हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहा करते थे। साल 2010 की बात है, जब गुजरात दंगों के मामले में एसआईटी ने 10 घंटे तक नरेंद्र मोदी से पूछताछ की थी। मोदी मुख्यमंत्री थे और देर रात तक चली इस पूछताछ में बिना किसी वकील के अकेले मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों के पूछने पर राजनीति का इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि हिंदुस्तान के संविधान के कानून पर भरोसा जताया। गुजरात में मोदी की बेल्ट कुछ ऐसी बन रही थी कि स्थानीय चुनाव में बीजेपी के सारे 6 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीते। 24 में से 21 जिला पंचायत, 53 में से 42 म्युनिसिपैलिटी चुनाव, 2008 में से 145 तालुका पंचायत बीजेपी ने हासिल कर लिए और कांग्रेस का ऐसा सफाया पहली बार हुआ था। पर यही वह साल था जब मोदी के सबसे विश्वसनीय गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को सेहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। और 2010 में ही वह साल था जब केंद्र के यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक सामने आते जा रहे थे। मोदी के उदय की सुगबुगाहट उनके समकक्ष नेताओं में भी दिख रही थी। नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी कुछ खास रास नहीं आए। बहरहाल विपक्ष और सहयोगी दोनों के निशाने पर रहने वाले मोदी 2011 तक इमेज मेकओवर में लग गए। अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने सद्भावना मिशन की शुरुआत की, 72 घंटे के अनशन के साथ। सभी धर्म गुरुओं के साथ साझा मंच मुमकिन है। एक नेता की तस्वीर पेश करने का प्रयास था कि सर्व स्वीकार्य था। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव होने थे और एक तरह से यह चुनावी बिगुल भी था। लेकिन सद्भावना मिशन के मन से ही बड़ा विवाद उठ गया जब नरेंद्र मोदी ने मौलाना की दी हुई टोपी पहनने से इनकार कर दिया। राजनीति विवाद से परे नरेंद्र मोदी लोगों के मन तक पहुंच गए थे। अगस्त 2011 की अपनी कवर स्टोरी में इंडिया टुडे मैगजीन में प्राइम टाइम फॉर मोदी के नाम से लेख लिखा। इस लेख के जरिए कुछ लोगों से पूछा गया कि गैर यूपीए सरकार का नेता कौन हो, तो 45% लोगों ने कहा था मोदी। हालांकि इस समय तक बीजेपी के भीतर भी पीएम उम्मीदवार के चेहरे को लेकर आम राय नहीं थी। सीएम नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रीय मुद्दे पर बात किया करते थे, 60 साल की उम्र के बावजूद सोशल मीडिया में बड़ी सहजता से संवाद करते थे। एक और उन पर होने वाले आक्रमण और तीव्र होते जा रहे थे। दूसरी तरफ उनकी लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी। 2012 के विधानसभा चुनाव आए तो चौथी बार सीएम बनने की चुनौती दी। मोदी ने हर सीट पर जाकर प्रचार किया। जहां नहीं जा सकते थे वहां उनका 3D अवतार पहुंचा। जब नतीजे आए तो फिर एक बार मोदी सरकार आई। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन सवाल दिल्ली को लेकर पूछे जाने लगे। मोदी के बढ़ते कदम और उनके लेकर बदलते परसेप्शन का भी नतीजा था कि जिस ब्रिटेन ने 10 साल तक उन पर पाबंदी लगा रखी थी, उसने नरेंद्र मोदी का कूटनीतिक बहिष्कार खत्म कर दिया। मोदी के आलोचक उन्हें कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करते जा रहे थे, लेकिन 10% की रफ्तार से बढ़ती गुजरात की अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार के लिहाज से उनका बदलेगा रिकॉर्ड उनका दूसरे ही पहलू पेश कर रहा था। वह हिंदू हृदय सम्राट भी थे और बीजेपी के विकास पुरुष भी। जब 2012 के गुजरात चुनाव हुए थे, तब इतना तो सबको मालूम था कि एक और विजय सेंट्रल पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी की जगह पक्की कर देगी। जब तक पार्टी के भीतर से ऐसी बातें नहीं हो रही थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की जुबान पर यह नाम चढ़ता जा रहा था। साल 2013 की शुरुआत सरहद पर एक बुरी खबर से हुई। पाकिस्तान ने भारत के 2 जवानों के
सिर काट लिए थे। देश का स्वाभिमान चोटिल हो गया था और देश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार बयान के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही थी। तब नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा था। इसलिए इसके बावजूद पलटवार के नाम पर कुछ नहीं हुआ और यह तत्कालीन सरकार से नाराजगी के कारणों से जुड़ा है। सामने नरेंद्र मोदी का एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर तेजी से उदय हो रहा था। नरेंद्र मोदी ने मार्च 2013 में आयोजित इंडियन टुडे कॉन्क्लेव में इस सवाल का जवाब भले ही कुछ और भी दिया हो। सब जानते थे कि भारत की राजनीति एक ऐसे रास्ते पर निकल चुके जहां परामर्श बदल रहा है, मुद्दे बदल रहे हैं, चर्चाएं बदल रही हैं और चेहरा बदल रहा है। मोदी के बुलंद होते नारों के बीच जून 2013 में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आयोजित की गई और उन्हें 2014 के चुनाव के लिए बीजेपी की कैंपेन कमेटी का चीफ नियुक्त किया गया। पार्टी के शीर्ष नेताओं में नाराजगी ऐसी लगी रही कि अगले दिन लालकृष्ण आडवाणी ने सभी पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया। संघ के बीच बचाव से बीजेपी में तो बात संभल गई, लेकिन नीतीश कुमार पर किसी भी तरह का समझाना बुझाना काम नहीं कर पाया। ऐसा कम ही होता कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रही राजनीति का असर एक ऐसी राज्य सरकार पर पड़े जो अच्छे से चल रही हो। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के लिए यह फैसला आसान था। बिहार सरकार से बीजेपी बेदखल हो गई, लेकिन सितंबर आते आते नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। मोदी जैसे जैसे राष्ट्रीय पटल पर उभर रहे थे, जैसे जैसे उनका कैनवस बढ़ रहा था, उनका अंदाज भी बदल रहा था। जब तक उन्होंने प्रो इंडस्ट्री माना जाता था, लेकिन वह लोगों के बीच एक चाय वाले के रूप में जा रहे थे। नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति का स्टाइल बदल दिया था। उस समय किसी को भी नहीं मालूम था कि वह कभी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे भी या नहीं, लेकिन महज एक चैलेंजर होने के बावजूद यह दिलचस्प था कि सारी की सारी पार्टियां उन पर निशाना साधने लगी। यह अपने आप में प्रमाण था नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद का। राज्य की राजनीति में नरेंद्र मोदी जब तक रहे तब तक उनका वहां कोई विकल्प नहीं था, और जब वह देश की राजनीति की तरफ बढ़े तो वहां भी उन्होंने अपनी दावेदारी इतनी मजबूती से पेश की कि एकमात्र विकल्प बन गए। तमाम आंतरिक विरोध और विपक्षी आलोचनाओं से बेपरवाह नरेंद्र मोदी 2014 की लड़ाई अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार थे। गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने फेंके गए पत्थरों से सीढ़ियां बनाना सीख लिया था। यह अनुभव 2014 की लड़ाई में खूब आया चाय वाला कहकर उन पर व्यक्तिगत हमला कांग्रेस ने किया। नरेंद्र मोदी ने इसे अपने पक्ष के सबसे बड़े कैंपेन में बदल दिया। देश भर के सैकड़ों चेहरों में हजारों टी स्टॉल चाय पर चर्चा के मंच बन गए। 2014 चुनाव में चाय वाला दूसरे मुद्दे पर भारी पड़ने लगा। विपक्षी इसको लेकर बचाव के रास्ते तलाशने लगा। नरेंद्र मोदी को तो ब्रह्मास्त्र मिल चुका था। गरीबी, पिछड़ापन और स्वाभिमान तीनों एक ही तीर से साधने लगे थे। जिक्र गुजरात के दंगों का आया तो नरेंद्र मोदी के जवाब में राष्ट्रीय राजनीति में नया मुहावरा गढ़ दिया गया। एक ऐसा मुहावरा जिसे इस दशक का सबसे बड़ा मुहावरा भी कहा जा सकता है। काला धन वापसी, भ्रष्टाचार का अंत, शहीदों के एक सर के बदले 10 सर और अच्छे दिनों के नारों का जवाब विपक्ष की भी मजबूरी बन गया। नरेंद्र मोदी ने बड़ी ही चतुराई से खेलने के लिए खुद को पिच तैयार की और कांग्रेस को उसी पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में सीधे दिल्ली पर दावा था, लेकिन मन में गुजरात से मिली हिम्मत और हिंदुत्व भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा और वाराणसी से पर्चा भरा। यहां भी वह आस्था के साथ खुद को जोड़ने का काम कर गए। नतीजे आए तो जनता ने अब की बार मोदी सरकार की अपील पर मोहर लगा दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय से अटल आडवाणी वाली बीजेपी के नरेंद्र दामोदर दास मोदी नए नायक बन गए। 282 सीटों के अकेले दम के बहुमत पर पहली बार बीजेपी सत्ता में आई। यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह मोदी मैजिक चलने लगा। विपक्ष को चेहरा बचा पाना मुश्किल पड़ गया। कांग्रेस को इतनी भी सीट नहीं मिली कि वह लोकसभा में नेता विपक्ष के लिए दावा भी ठोक सके। दिल्ली में मिली जीत 10 साल की यूपीए सरकार की प्रति जनता का मोह भंग भी माना जा सकता है। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में बीजेपी ने जीत हासिल की, वह ब्रांड मोदी के मैजिक पर एक और मोहर थी। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी तो उसका सेहरा भी नरेंद्र मोदी के सर पर बंधा, और जिस तरह उन्होंने तब हरियाणा में गैर जाट मनोहर लाल खट्टर, महाराष्ट्र में गैर मराठा देवेंद्र फडणवीस और झारखंड में गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया, तो वह बेहद चौंकाने वाला था। मोदी लोगों के दिलों में उतर रहे थे तो उसका कारण ये था कि वह ऐसे मुद्दों को उठाते जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं था। जब लाल किले से पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर भाषण दिया तो स्वच्छ भारत का आह्वान किया। देश के मोर्चे पर लगातार चौंकाने वाले फैसले और परिणाम देते नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मोर्चे पर भी लोगों से हटकर चलना शुरू कर दिया।
शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने 7 देशों को आमंत्रित किया, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। इस साल वह अमेरिका के मैडिसन स्क्वायर गए तो हजारों की भीड़ के बीच जैसा स्वागत उनका हुआ, वह पूरी दुनिया की अखबारों की सुर्खियां बन गया। 2014 में राजनीतिक विदेशी नीति नरेंद्र मोदी की कार्यशैली का चर्चित हिस्सा बने तो 2015 की शुरुआत की कूटनीति के सबसे बड़े दांव से हुई, जिन नरेंद्र मोदी को 2020 के बाद अमेरिका ने 1 दशक तक वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस अमेरिका के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनकर आए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वह भी अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश का। औपचारिकताओं से परे जब बात रिश्तों के संबंधों की आई तो नरेंद्र मोदी ने यह संकेत भी दुनिया को दे दिया कि उनके नेतृत्व में भारत दुनिया किसी भी देश के साथ आंख मिलाकर और बराबरी से बात करने की शुरुआत कर चुका है। शपथ ग्रहण में पाकिस्तान को निमंत्रण, अचानक नवाज शरीफ के घर चले जाना, यह सारी चीजें एक अलग सोच को तो दिखाई रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के पारंपरिक सपोर्टर को पसंद नहीं आ रही थी। उस पर जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बनाने का फैसला। इसी सब के बीच साल 2016 आया जब उरी में पाकिस्तान आतंकियों ने भारतीय सेना के कैंप पर हमला कर दिया, और जब भारतीय सेना ने दिया जवाब, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की छाप थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर हर मंच से हुंकार भरी, लेकिन उस दौरान जो माहौल था, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक भारत एक आतंकवादी हमले का ऐसा प्रतिशोध लेगा। लोग तिरंगा लेकर जश्न मनाने सड़कों पर उतर आएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपनी 56 इंच की छाती का सबूत दे दिया था। लेकिन 2016 में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की बारी आई। काले धन पर यह सर्जिकल स्ट्राइक 8 नवंबर को हुई। हर तरफ कोहराम मच गया। आम लोगों के साथ साथ नेताओं भी लाइनों में लग गए। इतिहास गवाह कि दुनिया में जब भी नोटबंदी की गई है, सरकारें गिर गई हैं। मोदी जी है रिस्क जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। अगले साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए तो बीजेपी ने मोदी के नाम पर ही विराट विजय हासिल की। नरेंद्र मोदी ने जब सबको चौंकाते हुए सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ को आगे किया, 1 दशक के दायरे में पीएम मोदी ने जो किया उसे सही गलत के तराजू में बार बार तोला गया। उनके ताबड़तोड़ विदेशी दौरों पर सवाल उठे, सूट बूट वाला पीएम कहा गया। लोकप्रियता के चरम पर भी उन्होंने 2015 में दिल्ली और बिहार में हार देखी। 2017 के जाते जाते गुजरात में बीजेपी सरकार बाल बाल बची। जब कुछ लोग 10 साल को अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा भी कहेंगे, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस दौरान वह हमेशा और हर विमर्श के केंद्र में रहे। 2018 आते आते नरेंद्र मोदी समझ चुके थे कि उनकी राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन चुनौतियां उनके सामने है। भारत जैसे विशाल देश में वापस सत्ता में लौटना। पहले कार्यकाल में उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सर्जिकल स्ट्राइक, जीएसटी जैसी चीजें थी। नोटबंदी भी वही थी। राज्य में बीजेपी का विस्तार भी हो रहा था, पर साल के आखिर में हुए 3 राज्यों के चुनाव में हार का मतलब कुछ हाहाकार जैसा था। लेकिन मोदी हार से रुके नहीं। आलोचनाओं सही, रणनीति बदली और दुगने जोश के साथ लग गए। मिशन 2019 मोदी नाम की चुनौती कुछ ऐसा आकार लेती जा रही थी कि विपक्षी एकजुटता मोदी वर्सेस ऑल बन गई। मोदी प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के मंचों पर रहते और विचार के रूप में विपक्ष के मंचों पर। इसी बीच पाकिस्तानी आतंकियों ने पुलवामा पर प्रहार कर दिया। सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान चली गई। और तब एक देश के अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बदला लिया गया, वह समूचे विश्व को भारत की इच्छा शक्ति का आभास करा गया। 2019 में जब चुनावी नतीजे आए तो नरेंद्र मोदी इतिहास रच चुके थे। वह पहली बार बहुमत से सत्ता में आए थे और दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ लौटे। और 2024 के चुनाव के लिए भी बीजेपी की तरफ से मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित हो गए हैं, जिसकी घोषणा अमित शाह ने कर दी है। दोस्तों, आगामी चुनाव में आप किसके हाथों में देश की बागडोर देखना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मोदी के इस जीवन के संघर्ष से आपको क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।